Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Reclaiming Season 2 of your life. And today I have another very inspirational story to share with you. Sometimes life में ऐसे होता है कि हम कोई ऐसी जंग लड़ रहे होते हैं जिसको हम अकेले ही लड़ रहे होते हैं और लड़ते हुए चीजें बहुत मुश्किल लग रही होती हैं कि पता नहीं इस फेज से कैसे गुजरेंगे कैसे नहीं गुजरेंगे. And I have a living example with me today. अस्सलाम वालेकुम युस्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रमशा आप? मैं बिल्कुल ठीक. Yusra is the living example of being a cycle breaker, which is a very huge responsibility in itself. And I'm afraid कि मैं Yusra के introduction के साथ बिल्कुल भी justice नहीं कर सकूंगी. So I would want Yusra to share her very inspirational story with us. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन whoever is watching and listening to me. मेरा नाम युसरा सलीम है। मैं कराची बेस्ड हूँ। आई एम 32 ईयर ओल्ड एंड आई एम अ जर्नलिस्ट। आई एम अ वर्किंग जर्नलिस्ट इन द फील्ड। I am the eldest of the 6 siblings, and it was very difficult for me to start university at that time because coming from a typical brown family, आपको milestones खुद set करने पड़ते हैं. So yeah, it was difficult for me to go to university because my father was a very typical brown family guy, and both of my parents wanted me to get married as soon as I completed my intermediate. So I had to fight back my own father to get into university. It was a long story at that point of time, but with time, he apparently agreed. I completed my university, then I started working, then I got married. Also, I completed my master's after I got married, and right now I am working, despite the fact that a lot of people say that अब क्या जरूरत है काम करने की, तुम्हारा शौहर अच्छा खासा कमाल तो लेता है, but I don't understand the concept of people saying why shouldn't I own my own money, right? For example, जरूरी नहीं है कि मैं इसलिए कमाती हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है. इंसान इसलिए भी कमाता है कि इंसान को अपनी भी कोई जरूरतें होती हैं. दूसरा ये कि इफ आई हैव स्टडीड समथिंग, आई वांट टू do something in my life. I was passionate enough to join journalism. I started my journalism career back in 2013 May, and most probably it will be like 10 years now. So yeah, that is the short intro that I have. Thank you so much, Yusra. So starting from the very beginning, एक बहुत ही प्रॉब्ली कंट्रोवर्शियल सी बात होगी या जिस पे बात करना हमारी सोसाइटी में बहुत क्वेश्चनेबल कंसिडर किया जाता है. बट इवन विद योर ओन पेरेंट्स, लाइक विद आवर ओन पेरेंट्स, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ड्रॉ सम लाइंस और to take a stand for yourself, because इस चीज पे इवन इन आई बिलीव इवन इन 2023 इट इज समथिंग जिस पे कुछ फैमिलीज में अभी भी इट इज फ्राउंड अपॉन, कि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कोई चीज कैसे कर सकते हैं. So how important do you think it is? और मतलब is it something जिसको आप negotiate कर सकते हो या negotiable हो सकती है? Initially my father was trying to get me married, क्योंकि उनको था कि चलो 18, क्योंकि हम लोग 5 बहनें हैं, तो वो सोसाइटल प्रेशर बहुत था उनके ऊपर कि अच्छा इतनी सारी बेटियां हैं, अब ये पढ़ेंगी लिखेंगी, इनके ऊपर पैसा लगेगा एंड ऑल दैट. और वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि मतलब लड़कियों ने पढ़ लिख के कौन सा बाप का सहारा बनना होता है, तो बेहतर है कि इनके ऊपर इन्वेस्ट करने से इन वही पैसा इनकी शादियों में इन्वेस्ट कर दिया जाए. दैट वाज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट अराउंड अस कि हमारे रिलेटिव्स वगैरह यही कहते थे. सो व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग हिम कि नहीं मुझे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें तो कुछ नहीं करना, बिकॉज मैं हमें आई लव माय फादर लाइक क्रेजीली. आई लव माय फादर. तो मैंने कभी उनकी कोई बात नहीं डाली थी, एंड ही वाज सो श्योर कि मैं इसको बोलूंगा कि ठीक है इसको नहीं पढ़ना, इसको शादी करनी है तो यहाँ कर देगी. बट आई वेंट अगेंस्ट इट. मैंने कहा कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना है एंड एवरीथिंग लाइक दैट. एट फर्स्ट ही वाज नॉट वेरी सपोर्टिव. उनको टाइम लगा, वो नाराज हो गए थे मुझसे काफी अरसा. बट जब मेरी मदर ने देखा ना कि आई वाज कंसिस्टेंट कि भाई मैंने तो करना ही है ये, तो फिर आफ्टर सम टाइम माय मदर स्टार्टेड कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो एंड विल फिगर इट आउट. तो आफ्टर लाइक 3-4 months अब्बा गुस्सा थे, मैं तो पैसे भी नहीं दूंगा फीस के और ये भी नहीं करूंगा. ही वाज ट्राइंग टू मेक मी feel helpless in front of him so that I won't gonna go to university. But then मैंने entrance test दिया, फिर मेरा university में admission हो गया. Then I started teaching at a school for like a year to save some money and get my thesis done. So that's how I started that. But within a year उनको समझ में आ गया था कि this is the right way to do things. और उन्होंने उसके बाद कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम यूनिवर्सिटी
नहीं जाओ, या तुम क्या कर रही हो, या तुम कितने बजे आ रही हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यूनिवर्सिटी से आते हुए देर हो जाती थी, यूनिवर्सिटी घर से बहुत दूर थी, रास्ता मुश्किल था, क्योंकि हम बस से जाती थी मैं उस टाइम में, एंड आई यूज्ड टू चेंज 2 buses टू गेट अ यूनिवर्सिटी। कराची में जो लोकल बंदा रहता है, दे नो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ट्रैवल इन बसेस। ये 10 साल पहले की बात है, लेकिन उस वक्त में भी इतना ही मुश्किल था कि घर से निकलो तो 2-2 घंटे यूनिवर्सिटी पहुंचने में लगते थे, 2 घंटे यूनिवर्सिटी से आने में लगते थे, और समटाइम्स इवनिंग की एग्जाम की टाइमिंग है तो आपको शाम 6-7 बज जाता था आते हुए। आई यूज्ड टू गिव ट्यूशंस इवन इन दैट टाइम। बट विद दैट, जब मैं थर्ड ईयर में थी, आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब मैं, मेरी एक प्रॉपर नौकरी थी अपनी फील्ड में, मैं एक चैनल के अंदर काम करती थी उस वक्त। उसके बाद से माय फादर न्यू इट के जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। तो नाउ द थिंग इज दैट अब तो उन्होंने बेंचमार्क सेट कर लिया है हम सब बहनों के लिए, कि अब कभी भी कोई कोई बात करता है कि छोटी बहन की शादी कर देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसका अभी तो वो मास्टर्स कर रही है, अभी तो उसने एमफिल भी नहीं की। नाउ दैट इज हाउ ही स्टार्ट टॉकिंग, मतलब ही स्टार्टेड टॉकिंग, एंड ही इज रियली इंटरेस्टेड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मेरी छोटी दोनों बहनें अब बैचलर्स कर रही हैं, एक कंप्यूटर साइंस में, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एंड माय फादर इज द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन इन द होल टाउन राइट नाउ। और मेरे साथ भी ये होता है कि अब इस एज में आके, लाइक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में फाइनल, मतलब यूनिवर्सिटी के टाइम में ही आके, होता था बहुत दफा कि अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स यूज्ड टू कम एंड टेल के आप जो हैं युसरा से पूछ लें अगर कोई जानने वाला है फलाने फलाने डिपार्टमेंट में, तो उसको बोल दें हमारा ये काम करा दें। तो इस तरह की बात है। हालांकि शुरू में यही रिलेटिव्स होते थे कि अच्छा इतनी छूट दे के रखी हुई है लड़की को, पता चलेगा, और इस तरह की बातें भी होती Yeah, थी। yeah, all So those yeah, it typical was things. difficult, Hmm. but after like 1 or 2 years, my parents were so supportive. A lot of times, my relatives or even neighbors used to come and tell a lot of things to my father. कि आपकी बेटी तो रात में इतने बजे ऑफिस से घर आती है, पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है। But he was like कि that is not your concern. मेरी बेटी है, मुझे पता है वो क्या कर रही है। So even now, अभी भी अगर मैं शादी के बाद भी ट्रैवल करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, my in-laws are really supportive people. Like I haven't seen people like them anywhere. So मैंने अपना मास्टर्स बाद में कंप्लीट किया है. I still work. I still travel alone. Also with that, my in-laws are really, really supportive people. मतलब I haven't seen humans like them. मतलब मेरी सास है हो गए, या मेरे ससुर हो गए, या मेरे हस्बैंड हो गए. It's like it's empowering me because I do talk about feminism a lot, but then again, it's not possible if you don't have people who support you. It's not like अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होंगे, या अगर मेरा शौहर सपोर्टिव नहीं होगा, या मेरे इन लॉ सपोर्टिव नहीं होंगे, तो आई डोंट थिंक आई कैन इजीली वर्क इन द फील्ड आई एक्चुअली वर्क इन, बिकॉज मैं अभी भी अकेले ट्रैवल करती हूँ, मैं ऑफिस के काम से भी अकेले जाती हूँ. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके मेरे इन लॉज को या मेरे पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि मतलब आपने क्या इसको छूट दे के रखी हुई है, ये तो कुछ भी करती रहती है, कहीं भी जाती रहती है. तो 99% ऑफ द टाइम वो बातें मुझ तक तो पहुंचती भी नहीं है, वो वहीं पे हैंडल करके कर रहे होते हैं कि मतलब दिस इज नॉट योर कंसर्न, वो हमारी बहू है, हमारी बेटी है, वो कुछ भी करिए, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम. सो या यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डू. और बाजुकात आपको अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके चीजें करनी पड़ती हैं, बट देन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. क्योंकि मेरे फादर को भी अब ही इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी, एंड नाउ ही इज लाइक हाँ, कम से कम इसने जो कहा है ये वो कर रही है. आई हैवंट वेस्टेड माय टाइम डूइंग समथिंग एल्स एंड नॉट डूइंग व्हाट आई एक्चुअली आस्क्ड फॉर. सो या. So like obviously your story is definitely very inspiring, but इसके अंदर जो एक बहुत important 2-3 पॉइंट जो मैं यहाँ पे रेज करना चाहूंगी, जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा अपनी कोई चॉइस टेबल पे ला रहा है तो वो कंसिडर किया जाता है कि वो अपने माँ बाप से उतना प्यार नहीं करता. ठीक है, विच इज नॉट द रियलिटी. ठीक है, स्टैंडिंग अप फॉर योर ओन चॉइसेस या कोई ऐसी चीज जिस पे आप बिलीव करते हो, फॉर एग्जाम्पल इवन सब्जेक्ट्स वाइज भी, कि मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहती, मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, या मैं आगे स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इट डजेंट मीन दैट हमें अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं है या हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते. एक इस चीज के ऊपर हमारी सोसाइटी पे बात करने की आई बिलीव बहुत ज्यादा जरूरत है, कि ये मिसकंसेप्शन निकाली जाए कि अपनी चॉइसेस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप एकदम से उठे और आपने रियलाइज किया कि मुझे इस फैमिली से तो प्यार ही नहीं है. दैट्स नॉट ट्रू. और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आई हैव टॉक्ड विद अदर पीपल एज वेल, इज के आई मीन इवन in-laws can be supportive. There doesn't have to be that
पर्टिकुलर बिटर रिलेशनशिप या एक ट्विस्टेड और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, जो शायद हमारी सोसाइटी के फैब्रिक में इतने वो लाइक इतना ज्यादा बैठ चुका है कि एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, नॉट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप लोगों को बहुत ज्यादा हैरानकुन लगता है। आई मीन इवन यू मेंशन्ड कि यू हैव Yeah, नेवर मेट yeah, yeah, what we're trying to say. पीपल लाइक देम। सो ये चीजें थोड़ी सी So, ऐसी जिनके ऊपर बात हो सकती है। जी प्लीज। अच्छा, लाइक जस्ट लाइक यू रेज टू डिफरेंट पॉइंट्स कि एक तो अगर बच्चा अपने पेरेंट्स से अपनी कोई चॉइस या अपना कोई ओपिनियन टेबल पे लाके रख रहा है और पेरेंट्स उसको इस तरह अज्यूम कर रहे हैं कि ये तो मेरे खिलाफ हो गया है। आई थिंक हमारी जनरेशन, यानी कि इफ आई वुड से कि मैं जो 90s की पैदावार हूँ, हमारे पेरेंट्स और हम दोनों में जो जनरेशन गैप है ना, वो इस तरह डिफरेंट है कि हमारे पेरेंट्स ने भी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होते हुए देखा है अपने साथ साथ, और हम लोगों ने भी देखा है। हमारे बाद की जनरेशन तो पैदा ही टेक्नोलॉजी के साथ हुई है, ठीक है। तो इवन आई यूज टू वॉच टीवी एंड एवरीथिंग, एंड मतलब मेरे घर में वो डायलर वाला टेलीफोन था, और थिंग्स हैव चेंज नाउ टू स्मार्टफोन्स एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक वी टू जनरेशंस, मतलब हम दो ये पिछले 40 साल के अंदर जो पैदा हुए हुए लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने ये चीजें होती हुई देखी हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी, मेरे ओपिनियन से या मेरी अपनी नजरिया कह सकते हो कि मैंने, मेरी सास हो गई या मेरी दोस्तों की सासें हो गई या मेरी मदर हो गई जो अब सासें बनी हैं, दे आर फार 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 बेटर मदर इन लॉज देन द वंस प्रीवियस टू देम। क्योंकि उन लोगों ने जो, आई हैव हर्ड माय सास और माय मदर की सेइंग अ लॉट ऑफ टाइम्स के हमने, हमारे साथ जो हुआ है वो हमारे आने वाली बहुओं के साथ ना हो। सो दे हैव केप्ट दैट इन माइंड। माय फादर इज द एल्डेस्ट सन, राइट, ठीक है। तो हमेशा घर का हर फैसला उन्होंने ही किया है। माय दादा वाज नॉट दैट इन्वॉल्वड इन एनी ऑफ द डिसीजंस। तो दादी उनके पास आती थी और वो फैसले करते थे। जब माय फादर यूज्ड टू टेक डिसीजन फॉर एवरीवन इन द फैमिली, और उनके अपने बच्चे उनका डिसीजन अग्री नहीं करेंगे ना, तो उनके पास से वो पावर चली गई है। वो जो पावर डायनामिक्स चेंज होना होता है ना, वो हमारे यहाँ लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। वो उसमें वक्त लगता है। छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरी एडमिशन की बात है, हमारा घर रेनोवेट हो रहा था पिछले साल, और इतनी सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मेरे अब्बा बहस कर रहे होते थे कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे होगा। मतलब सिर्फ किचन चेंज हो रहा था, एंड ही वाज एडमेंट कि जो वाला बंदा कह रहा है ना वो सही कह रहा है। तो मैं उनसे ये कहती थी कि आपकी घर की औरतें जिन्होंने किचन इस्तेमाल करना है वो स्टूपिड है, उनको नहीं पता कि क्या चाहिए, मार्बल वाले को पता है। उस पर बहुत बहस हुई, एंड एट द एंड ही मेड इट द वे वी वांटेड इट। और उनको फिर समझाना पड़ा बैठा के कि बैठे, प्लीज प्लीज बैठे और समझें इस बात को। सो बच्चा अगर आपके पास अपना ओपिनियन लेकर आ रहा है ना, तो बच्चे को सुनो, एटलीस्ट लिसन टू द पर्सन, बिकॉज इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। इफ यू विल गोना निग्लेक्ट द ओपिनियन द अदर पर्सन इज ब्रिंगिंग इन, दैट मीन्स यू आर शटिंग हिम अप, एंड वो आइंदा शायद अपना कॉन्फिडेंस भी उस लिहाज से नहीं बिल्डअप कर पाएगा। जहां तक द कन्वेंशनल हाउस होल्ड्स की बात है, नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा कि अगर किसी के घर में कोई औरत नौकरी नहीं करती है तो वहां चीजें चेंज हों या सपोर्टिव हों। But yes, with people who are very progressive in their minds or liberating, it's easier for people to go out and work and people understand. मैं जब मास्टर्स कर रही थी तो मैं सुबह नाश्ता करके नहीं जाती, और मेरे ससुराल में सब नाश्ता करते हैं। तो मैं सुबह उतरती थी, अपने हस्बैंड के लिए कभी नाश्ता बनाया कभी नहीं भी बनाया, और मैं चली जाती थी। वो घर पे होते थे, उस वक्त नहीं जाते होते थे। तो मेरी सास मेरे लिए नाश्ता बना के रखती थी, मेरी माँ ने कभी मेरे लिए नाश्ता बना के नहीं रखा, ठीक है। इट वॉज इट वॉज सो एम्पावरिंग फॉर मी कि मुझे लगता था कि यार इतना मेरा कोई ख्याल रख रहा है तो मेरा भी मतलब थोड़ा सा तो बनता है। मुझे गिल्ट होता था कि यार मैं इनको छोड़ के पढ़ने जाती हूँ, ये बेचारी पूरा दिन काम करती है मेरी वजह। सो दिस इज हाउ यू बिल्ट अप थिंग्स। मैं अपनी माँ से ज्यादा अपनी सास की एग्जांपल्स लोगों को देती हूँ, बिकॉज आई रियली एडमायर दैट लेडी इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हर किसी के होते हैं, पर इसका मकसद ये नहीं कि इंसान मतलब इंसान ना रहे, ठीक है। सो the first point is when a child comes up to you and they're telling you something, you at least listen to them. आप माने या ना माने, लेकिन आप कम से कम सुन लें उसकी बात। वो आपके खिलाफ नहीं है, वो आपसे मोहब्बत करता है। पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स इसलिए बाजू का होते हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है या वो बहुत कुछ जानते हैं। सॉरी टू से, बट आज का बच्चा आपसे ज्यादा जानता है। उसके पास इंफॉर्मेशन की पहुंच आपसे कई 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 ज्यादा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी हर कोई किताबें पढ़ता है, लेकिन हर कोई अगर
इंटरनेट या सोशल मीडिया पे है तो दे नो अ लॉट अबाउट द लाइफ, बिकॉज ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेजेस भेज रहे होते हैं बहुत स्टूपिड बातों के भी, एंड देन वी हैव टू टेल हिम कि यूट्यूब पे हर चीज सच नहीं होती, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस सच नहीं होते. सो it's like because we know how it works, so that's how we tell them how it works. So yeah, that is जी that is the basic thing people need to understand. बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज ये भी है कि जो अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आज का बच्चे के पास ऑब्वियसली एक्सेस तो बहुत ज्यादा है, बट देन अगेन चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, मतलब अगर आप देखो तो बुलिंग, हेरासमेंट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं बच्चे ऑलरेडी। इट्स नॉट लाइक द लाइफ आउटसाइड इज वेरी इजी। फिर उसके बाद अगर हम प्रिविलेज की बात करें, क्लास डिफरेंस की बात करें, मतलब एक कांस्टेंट समझे कि आपकी जिंदगी एक कंसिस्टेंट स्ट्रगल और बैटल है टू प्रूव योरसेल्फ। ठीक है, सो वो डेफिनेटली इन सारे एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, इन सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करना, इसके ऊपर बात करने की बहुत जरूरत है। और ये समझना कि हम सब पार्ट ऑफ वन टीम है। मतलब जस्ट बिकॉज कि हमारी सोच थोड़ी सी अलग हो गई है तो हम अलग नहीं हो गए एक दूसरे से। ऑब्वियसली देखें, जब एक बच्चे को आप पढ़ाते हैं, उसकी पढ़ाई पे इतना फोकस करते हैं, तो आप उसको शऊर ही दे रहे हैं ना। और अगर उसको शऊर वो आ गया है और वो कोई सवाल उठा रहे हैं किसी चीज पे या अपनी कोई चॉइस लेकर आ रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करता। मतलब आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ ऑन इट। इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारी सोसाइटी में वाकई बात हो और ये जो फियर ऑफ लूजिंग योर चाइल्ड है ना, इसके ऊपर काम किया जाए। पता है रमशद, एक बात आपकी बात जो आपने की ना कि फियर ऑफ लूजिंग योर चाइल्ड वाली सिचुएशन है या इन्वेस्ट करता है, अम, हमारे हाँ या हमारे आसपास जो हम सारे साउथ एशियंस हैं, मैं आज कल शायद किसी का कोई वीडियो देख रही थी, उसमें ये था कि हम बच्चे को एज एन इन्वेस्टमेंट पैदा करते हैं, हमारी बुढ़ापे की का सहारा. ठीक है, एंड दैट चाइल्ड डजंट ओwe यू एनीथिंग. ठीक है, यू ओ एवरीथिंग टू दैट चाइल्ड बट द चाइल्ड डजंट ओwe यू. हालांकि ये कॉन्सेप्ट कहते हुए बहुत बुरा लगता है कि यार क्यों, मतलब हमारी फैमिलीज में तो हमारी तो जिंदगी यही है भाई कि हमने बड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा बनना है. बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल ये अब फिर भी इस जनरेशन में है, जैसे मेरे पेरेंट्स या मेरे इन लॉज हैं, दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम सेल्स एंड दे डिड सेव थिंग्स फॉर देम सेल्स, कि मतलब अपने लिए पैसा भी जमा किया ताकि हम उनकी रिटायरमेंट प्लान हो. हम इनसे पहले की जनरेशन का तो रिटायरमेंट प्लान ही नहीं था कोई. वो दैट्स रियलाइज ट्रू। पे करते थे कि हमारे 5-6 बच्चे, तो कम से कम एक आधा बुरा भी निकला तो एक आधे ने हमें संभाल लेना है, किसी एक आधी बहू ने हमारी खिदमत कर लेनी है, करे, बेझिझक करे. बट आप उसे लाइबिलिटी ना बनाएं किसी की. ठीक है, आप करते हैं, आप आउट ऑफ लव अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं. कोई भी अपने माँ बाप को तकलीफ देना नहीं चाहता, एक नॉर्मल इंसान. ठीक है, एक नॉर्मल सिचुएशन में nobody wants to do that. But then again you need to realize that the other person is also an individual. आपने उसको अगर शऊर दिया ना, तो उसके ऊपर जो थोड़ा सा 250 ग्राम यहाँ पे है ना, वो चलता है, उसमें कुछ है जिससे वो सोच सकता है, जिससे वो बात कर सकता है. अगर आपने एक बच्चे को पढ़ाया लिखाया है, उसको ग्रूम किया है ना, तो वो जाहिर सी बात है अपना ओपिनियन लेकर आपके पास वापस आएगा. या तो फिर आप उसको बिल्कुल ही घर में रखें और उसे किसी तरह का शऊर ना दें, फिर तो वो उसी तरह चलेगा जिस तरह आप उसे चला रहे हैं, क्योंकि उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसको एक्सपोजर ही नहीं मिला. जिस शख्स को एक्सपोजर मिल गया है, जिसको ये बात पता है, जिसको लॉ पता है या जिसको अपना राइट पता है, वो तो बोलेगा गलत बात पे हमेशा. हमारे यहाँ एक सवाल करना भी बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ लोगों से क्वेश्चन करने को ना लोग बहुत इंसल्टिंग फील करते हैं कि आपने मुझसे कैसे पूछ ली ये बात. या जब छोटे बच्चे होते हैं तो कितने क्यूरियस होते हैं ना, हर चीज पूछ रहे होते हैं, हर चीज पूछ रहे होते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसा है, ये कैसा है. बट विद टाइम द क्यूरियोसिटी डाइज बिकॉज पीपल थिंक यू आर स्टूपिड इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस. एक बहुत अच्छी एग्जांपल इसकी ये है कि मैं जब मास्टर्स में थी, हमारी क्लास में एक लड़का था, वो बहुत सवाल करता था और सब उस पर हंसते थे कि यार अब ये शुरू हो गया है. सो यू नो, बट ही यूज्ड टू बी क्यूरियस एंड इट वाज अ रियली गुड थिंग, क्योंकि वो ऐसे सवाल कर लेता था बाजू का जो हमने सोचे नहीं होते थे, और आंसर में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती थी. बट हमारे यहाँ क्वेश्चन किसी को नहीं कर सकते. अनफॉर्चुनेटली रिलीजन के मामला पे तो आप क्वेश्चन वैसे ही नहीं कर सकते, लेकिन आप पेरेंटल हुड पे भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फादर ने अपनी किसी सेविंग से कोई चीज खरीद ली और वो डूब गई है, ठीक है, आप उनसे कह ही नहीं सकते कि आपने तो अम्मा से मशवरा ही नहीं लिया था, आपने किसी से पूछा ही नहीं था कभी.
तो यहाँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. इफ समबडी इज डिसाइडिंग समथिंग, समबडी हु इज एल्डर देन यू कांट क्वेश्चन देम. ना तो पेरेंटिंग के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर माँ बाप ने किसी छोटे बच्चे अपनी ही औलाद का, लेकिन आपसे छोटे बहन भाई का रिश्ता तय कर दिया है और आपसे सहमति नहीं की बताने की, आप सवाल ही नहीं कर सकते. लेकिन यू नीड टू, वही वाली बात है, आपको वो चेन को ब्रेक करना पड़ता है, आपको वो साइकिल को ब्रेक करना पड़ता है, ताकि आपके बाद आने वाले जो बहन भाई हैं, या आपके बाद आने वाली जनरेशन या कजिन्स या जो भी जो आपको देखते हैं, जो आपसे सीख रहे हैं, कम से कम उनके लिए कोई एक बेंचमार्क सेट हो जाए. हाँ, वो साइकिल टूटे. अच्छा, वाइल वी ऑन इट, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने अपनी स्टार्ट में भी आपने बताई, सबसे ज्यादा जरूरत एक और चीज की मेरे नजदीक ये है कि हमारा जो ये सोसाइटी का कल्चर है ना, कि आपके मोहल्ले वाले भी आपके घर वाले बन जाते हैं. ठीक है, खासतौर पे अगर उन्हें पता हो कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब इवन द सिनेरियो, अगर किसी के अब्बू नहीं है तो फिर सब उसके अब्बू बन जाते हैं. ठीक है, अगर किसी के हैं और वो अब्बू बाहर बातचीत कर लेते हैं. ये जो एस्पेक्ट है ना, अब हमारे पेरेंट्स को या हमारे घरों को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज लिटरली यू आर नॉट जस्ट लिविंग इन वन फैमिली, द इंटायर मोहल्ला कल्चर इज कीपिंग एन आई ऑन यू. आप कब आ रहे हो, आप कब जा रहे हो, एंड इट नेवर स्टॉप्स. आई मीन, लड़कियों के लिए तो Never ये stops. कांस्टेंट एक रेस है ना भाई, पहले आप पढ़ लो, अच्छा पढ़ने के बाद जल्दी से आप शादी कर लो ना. ठीक है, अच्छा शादी कर बिल्कुल, ली, तो वही अब जल्दी से बेंचमार्क है बच्चे आपके. होने चाहिए. ठीक है, तो वो बिल्कुल. अब सारा मोहल्ला इंटरेस्टेड होगा, शादी हुई है नहीं हुई, अच्छा शादी को इतना अरसा हो गया, बच्चे हुए नहीं हुए, तो मतलब ये जो एक कल्चर है ना, और फिर हम इसको प्यार का नाम दे देते हैं. आई वुड लव फिकर, टू हैव योर टेक ऑन इट. हमें तो तुम्हारी बहुत फिक्र है. हाँ, आई मीन ये टॉक्सिक जो प्यार है ना, दिस नीड्स टू एंड. ठीक है, आई मीन एवरीबडी नीड्स टू नो बाउंड्रीज. बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आई बिलीव कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिसिंग है. एंड इट्स नॉट लाइक कि अगर हमें फॉर इंस्टेंस खुदा न खास्ता रात को कोई इमरजेंसी है, कितनी दफा ऐसे होता है कि हम उन्हीं मोहल्ले वालों में से किसी को जाके बेल देके कह सकते हैं कि आप हेल्प आउट करते हैं. नहीं होता, हम्म. पॉसिबल ही नहीं होता. ठीक है, बिकॉज वहां पे बाउंड्री आ जाती है कि रात के 2 बज रहे हैं हम्म. तो हम किसी के घर अब नहीं जा सकते. सो व्हाट डू यू थिंक अच्छा. अबाउट दिस टॉक्सिक फिकर एंड प्यार वाला कल्चर? अच्छा, पता है इसमें दो तीन चीजें. अब जो नए मोहल्ले या नई लोकेलिटीज बन रही हैं, लोग अपने पुराने मोहल्ले से शिफ्ट होकर नई जगह जा रहे हैं, वहां बाउंड्रीज हैं. ठीक है, बिकॉज द यू डोंट नो द पीपल 20 साल से, 25 साल से. ठीक है, वहां पे फिर भी बहुत हद तक बाउंड्रीज सेट है, या वहां फिर भी लोग अपने काम से काम रखते हैं, या एक टिपिकल अम्मियों की जबान में कहें तो यहाँ तो किसी को किसी की परवाह ही नहीं है. हाँ. बट इफ यू गो बैक, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, या मेरा घर इस वक्त जहाँ है, हम वहाँ पिछले 25 साल से रह रहे हैं. बराबर वाले अंकल्स ने ना हमें बड़ा होते हुए देखा है. मेरी बहनें पैदा उनके सामने हुई वाली सिचुएशन है, तो देर लाइक ओ माई गॉड वी आर सो कंसर्न अबाउट यू. यू शुड बी, यू, बट उससे पहले आप अपने घर के बारे में कंसर्न होने चाहिए. ठीक है. Yeah. वंस मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, लाइक अ लॉट, लाइक मोस्टली माई फ्रेंड्स आर मेल्स. ऑल्सो आई वर्क इन मीडिया, तो मेरे टाइमिंग ही ऑड होते थे आने जाने के. शुरू शुरू में तो जब 2013-14 में इलेक्शन का टाइम था, तो कभी कितने बजे आ रहे हैं, कभी ऑफिस की वैन बहुत देर से आ रही है. तो कुछ अरसे तक तो शायद पड़ोसियों को पता भी नहीं था कि मैं काम करती क्या हूँ. ठीक है, बिकॉज हम किसी के घर दरवाजा बजा के तो नहीं जाके बताएंगे कि मैं किसी चैनल में काम कर रही हूँ. तो एक आंटी थी पड़ोस में, वो आई अम्मा के यहाँ एक दिन ना, ऐसी तो कहने लगी कि अच्छा युसरा तो ऐसे इस वक्त आ रही थी, ये वो तुमने उसका रिश्ता विश्ता कर दिया है, वो इतने लड़के घर आते रहते हैं इस तरह करके. तो माय अम्मा, डिस्पाइट आंसरिंग हर एनीथिंग, रोना शुरू हो गई. और मेरे सामने कि देखो अब ये हो गया, अब देखो तुम गई थी ना पढ़ाई करने, तुमने ये किया, अब ये हो गया. मैंने उनको कहा, मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे पता है कि उनके बेटे क्या क्या कर रहे होते हैं, मैं आपको बताऊं, फिर आप जाके उनके घर पे बताइएगा. तो कहने लगी ऐसी कैसी बात. मैंने कहा ऐसी कैसी बात नहीं है कि दिस इज हाउ सिस्टम वर्क्स. मैंने कहा अव्वल तो उनकी इतनी मजाल कैसे हुई कि वो घर आके आपसे आपकी बेटी के बारे में इस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन करके चली गई, और आपने कुछ नहीं कहा कि मेरी बेटी ने कभी ऐसा कुछ गलत नहीं किया. मैंने कहा दूसरा ये है कि उन्हें अपने बच्चे नहीं दिखते. खैर वी हैड, मतलब मैंने अम्मा को समझाया, उनको समझ में आ गई बात. बट क्योंकि हम उनके सामने बड़े हुए हैं, हम गली में खेले हैं, आंटी के घर से कभी पानी ले रहे हैं, कभी बॉल चली गई, तो यू नो शी थॉट के हम फिक्र में आए हैं. अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू इवन माई मदर, उन्हें तुम्हारी फिक्र थी, उन्हें तुम्हारी परवाह थी एंड ऑल दैट. बट जब आप शिफ्ट आउट करके किसी नई लोकेलिटी में चले जाए ना कराची के अंदर, तो अब ये चीजें कम होती जा रही हैं. अब लोग उस तरह से एक दूसरे के लिए
फिक्रमंद शायद, या तो फिक्रमंद नहीं होते, या लोगों को एहसास हो जाता है कि यार अगले ने ना आपको उल्टा जवाब दे देना है और आपकी कुछ नहीं होनी। लेकिन इस बात को समझने की भी जरूरत है कि ये जो हम बाउंड्री की बात करें ना, कि नेबर्स या रिलेटिव्स में बाउंड्री, हमारे अपने घरों में भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं हमेशा। द पॉइंट इज के हमारे यहाँ प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। That's हमारे very यहाँ true. हम लोग 5 बहनें और एक भाई है, तो हम में से, क्योंकि हर किसी का अलग अलग कमरा तो नहीं है, वी शेयर रूम्स, ठीक है। तो अगर हमें किसी को काम है और हमने कमरा बंद कर लिया ना, तो बस अम्मा ने खटखटा के ही पूछते खत्म हो जाना है कि क्या चल रहा है। और इवन मतलब हर किसी के घर में, ये नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये हो रहा होता है कि हमारे यहाँ जब आप घर से ही बच्चे को प्राइवेसी या बाउंड्री सेट करके नहीं देते ना, तो फिर आप अगले के घर में भी उसी तरह से बाउंड्री सेट समझना छोड़ देते हैं। आपको नहीं समझ में आता कि आप किसी और की औलाद के बारे में जाके कुछ भी कह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी औलाद के बारे में, हम तो आपको अपनी औलाद जैसे समझते हैं। तो वो उस तरह वाला कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में। और इसके लिए ना मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन, अगर हम लोग इतना समझ गए ना, तो हमें अपने पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है। थोड़ा सा मतलब कामली समझाने की जरूरत है, लेकिन जरूरत है। बाज़ औक़ात मेरे पेरेंट्स भी इस तरह की बातें कर जाते हैं कि हम उनको वहीं रोक देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, अब ऐसे नहीं, ऐसे होता है। लाइक माई ब्रदर रिसेंटली गॉट मैरिड, ठीक है, एक ही भाई है, तो हमारे घर में एक भाभी आई है, ठीक है, हमारी लड़के का घर था। तो माई मदर इज लाइक, शी इज वेरी नाइस विद एवरीवन, लेकिन कुछ चीजें उनको भाभी की नहीं समझ में आ रही होती। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपको यही एग्जैक्ट चीज मेरी समझ में आ रही होती है, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं करूंगी तो ठीक है, भाभी करेगी तो गलत है। मैंने कहा ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, नहीं तो वो यूं है वो, मैंने कहा यूं हूं कुछ नहीं होता। Both people are people, and individual, they have a personality, they have a mind to work with. मैंने कहा आप उसको मना नहीं कर सकती हैं उसी सेम बात पे जिस पे आप मुझे मना नहीं करती हैं। सो people like us need to step up, and मैं ये नहीं कहूंगी अपने पेरेंट्स को टीच करें, लेकिन एटलीस्ट मेक देम अवेयर ऑफ व्हाट यू नो एटलीस्ट। अगर आप में शऊर आ गया है तो आप थोड़ा सा शऊर उधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने रेज किया है, कि वो जो एक डिफाइंड रोल्स है ना हमारे यहाँ, लाइक कि बस ये चीज ऐसे ही होगी, या ये वाला जो रिलेशनशिप है ये ऐसे ही चल सकता है। लाइक एटलीस्ट जहां पर भी आप छोटा सा भी डिफरेंस कर सकते हैं। बट यू मेंशन्ड, एंड अदर ऑफ माय फ्रेंड्स वाज मेंशनिंग द अदर डे एज वेल, कि वो भी अपनी भाभी के लिए वहां पे लाइक स्टैंड वैसे ही ले रही है। कि ये ऑब्वियसली देखिए, when somebody is getting married to you, अगर 30 साल की उम्र में भी शादी हो रही है, 25 साल की उम्र में भी हो रही है, उससे पहले एक बंदे की एक पूरी लाइफ होती है, ठीक है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप जो 25 साल पहले उसके पहनने का तरीका था, खाने पीने का तरीका था, वो सब वो भूल जाए और वो बिल्कुल हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग हो जाए। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि इट्स नॉट लाइक कि आप हर वक्त ही ऑब्वियसली आप रिबेलियस मोड में नहीं चल सकते। इट्स नॉट इवन रिबेलियस मोड, इट्स जस्ट स्मूथनिंग द सरफेस एंड स्मूथनिंग थिंग्स अ बिट, ताकि ये इकट्ठे रहने का जो एक कल्चर है उसके अंदर एक्सेप्टेंस भी आए कहीं पे। मतलब हर चीज हर बंदे के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, इसको एक्सेप्ट किया जाए और उन डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट किया जाए। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर भी यू कैन टेक अ स्टैंड, आप अच्छे तरीके से समझा सकते हो, बता सकते हो, वहां पर आप बोलो। और क्वेश्चंस हैं? ओके, सो लाइक दूसरा आपने स्टार्ट में मेंशन किया दैट यू आर डूइंग योर मास्टर्स आफ्टर शादी, which is something I would like to talk about, because definitely ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम होती है, या अब तो खैर थोड़ी होना शुरू हो गई है, which is a good thing. But staying on this topic, I would like to talk about the concept of partnership in a marriage, क्योंकि हमारे यहाँ पे शायद शादी को एक वन साइडेड रिलेशनशिप के एंड से ज्यादा देखा जाता है, कि वो लड़की ने चलानी होती है, लाइक घर छोड़ के लड़की ने आना होता है, कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं, ऑल दोस टिपिकल क्लीशे कॉन्सेप्ट्स। व्हाट डू यू थिंक, अब हमारी सोसाइटी में इस चीज के ऊपर क्या चेंजेस आ गए हैं, कितने आए हैं, कितने परसेंट नहीं आए, और एक शादी के अंदर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है? रमशा, जहां तक पढ़ाई की बात है ना, तो माय मास्टर्स वाज नॉट समथिंग वेरी इंस्टेंट। मुझे शादी से पहले ही करना था। आई वॉज अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस फॉर एमफिल, बट कुछ मेरे झगड़े फड्डे बड़े ज्यादा होते थे, तो वो नहीं हो पा रहा था कुछ मामला ना। उसी साल शादी प्लान थी। सो क्योंकि मेरी जो है क्या कहते हैं, पहले डिस्कशन हो चुकी थी इस बारे में, तो यार ठीक है तुम शादी के बाद ही मास्टर्स करना, मैं तुम्हें कराऊंगा मास्टर्स। इस तरह की कोई कमिटमेंट हो गई थी। हालांकि मैंने शादी के तकरीबन कोई
2 साल के बाद मैंने मास्टर्स अपना शुरू किया था। तो बट ये था कि इट वाज ऑलवेज ऑन द टेबल कि ये तो होना है, कब होना है वो बात अलग थी, लेकिन हाँ इट टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड कि अच्छा कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या सिचुएशन बन सकती है। जहां तक पार्टनरशिप की बात है ना, तो माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, जैसे मैंने अपने इन लॉज के बारे में कहा ना। लेकिन पता है, ये चीज मुझे लगता है कि आपके घर के माहौल और आपके पेरेंट्स से भी ही आप में आती है। अगर मेरे ससुराल में मेरे पेरेंट्स इन लॉ जो है, अगर वो तरबियत ही ऐसी ना करते या उनकी अपनी सोच डिफरेंट होती, तो शायद मेरे हस्बैंड की सोच भी उसी तरह से होती। क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को देख के, उनके तौर तरीके देख के ही अपनी जिंदगी चलाते हैं। मेरे दिमाग में हमेशा मेरा वे ऑफ थिंकिंग या मेरा वे ऑफ परसीविंग सिचुएशंस वही है जो मेरे पेरेंट्स का होता है। मतलब जब कि मैंने अपने माँ बाप को जो 27 28 ईयर्स या अब इन 32 ईयर्स देखा है ना, मैं हमेशा उसी पाथ को लेके चलती हूँ। सिमिलरली गोज विद माई हस्बैंड दैट ही ऑलवेज टेक थिंग्स हाउ हिज पेरेंट्स वर्क एंड हाउ हिज पेरेंट्स थिंक्स एंड हाउ हिज पेरेंट्स डू। क्योंकि वो दोनों, मेरे सास और ससुर दोनों बहुत प्रोग्रेसिव और लिबरेटिंग पीपल हैं। दैट इज वाई माई हस्बैंड इज सिमिलर टू देम। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ वो ऐसी बातें भी करते हैं जो शायद मेरे पेरेंट्स इन लॉ को भी समझ में नहीं आ रही होती कि मतलब लेकिन क्योंकि उस आदमी ने, है तो वो लिबरेटिंग और प्रोग्रेसिव, लेकिन उसने पढ़ लिख के अपना एक्सपोजर और डिफरेंट कर लिया, वो उनसे ज्यादा है। तो अब उस सिचुएशन में ना बाजूकात वहां भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लेकिन माई हस्बैंड इज लाइक, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम कर लो। मतलब he says कि if I'm saying you that, then it's like it's just you and me, because a lot of time he's like कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, कि तुमने मुझे बता दिया ना, बात खत्म हो गई। तुम्हें जरूरत ही नहीं है कि तुम 4 लोगों से पूछो, 4 लोगों को बताओ, या तुम ये सोचो कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। बिकॉज बीइंग अ गर्ल you've been brought up that way कि प्रोग्राम है आप हमारे अंदर। अपने से पहले सोचते हैं कि अच्छा वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, आप वो गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं। सो अब बहुत कम कर दिया मैंने ये, लेकिन विद टाइम इट ही हेल्प्ड मी ग्रो आउट ऑफ इट। बिकॉज इज लाइक कि जब मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने मुझसे बात कर ली है, तो बात ही खत्म हो जाती, तुम्हें जरूरत ही नहीं है कि तुम उसको पूछो और ये करो वो करो। सो दैट वर्क्स। एंड मैं आई डू दैट अलॉट बिकॉज मैं उतनी प्रोग्रेसिव, उतनी लिबरेटिंग दिमाग से नहीं हूँ जितना मेरा शौहर है। ठीक है, बिकॉज उसको बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल है। Because when I go out, I travel alone and everything, it's on him. When he travels alone and he goes out, it's on me. So मैं उस लेवल पे सपोर्टिव नहीं हो सकती जिस लेवल पे वो आदमी सपोर्टिव है। So yeah, I am trying to cope up with that, but that is how it is, because आपको अपने पार्टनर को भी उतनी ही स्पेस देनी पड़ती है जितनी आप उससे खुद लेते हैं स्पेस। ठीक है, if I have a lot of male friends, I go out with them and I do everything, I tell my husband everything, but then again I also need to understand, if I'm an individual, I have a brain I can think of, he also is an individual, he also has a brain he can also think of, he can also have friends, he can also go and hang out. So you need to give that equal space to the other person to take that space back. So that matters. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपने बात की है कि पार्टनरशिप जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, मतलब अब इस बारे में बात होती है, लाइक इवन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर मैरिड, अब हम इस बारे में बात करते हैं कि शादी पार्टनरशिप की बेसिस पे चल सकती है, वन साइडेड या वो पावर One डायनेमिक्स से उसमें sided नहीं नहीं चल चल सकती। सकती। बट दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रू कि जब हम वो लिबर्टी और वो ट्रस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो स्पेस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने लिए, वी आर सपोज टू ऑल्सो गिव ऑल दोज थिंग्स to the other To person the as other well. person, because That's the very other person is important. also a human being. And हाँ. luckily मेरे हस्बैंड के मामले में तो ये है कि वी आर एज मेट्स, हम सेम एज के लोग हैं। हमने यूनिवर्सिटी या ऑफिसेज या इस तरह की चीजें ना हमने एक ही पर्सपेक्टिव से बड़े होते होते हुए देखी हैं। तो हमारे तरीके चीजों को समझने के सिमिलर हैं, काफी हद तक सिमिलर है। तो मुझे ये भी समझने की जरूरत है कि अगर मतलब हम लोग सेम ही एज ब्रैकेट और सेम ही फाइनेंशियल ब्रैकेट से आए हुए हैं, तो उसमें आसानी हो जाती है आपको समझने के कि मेरे अगर दोस्त हैं तो इसके भी दोस्त हैं, इसका ऑफिस है तो मेरा भी ऑफिस है, या इसको ट्रैवल करना है तो मुझे भी ट्रैवल करना है। हालांकि मेरा ट्रैवल बहुत कम है, मेरे शौहर का बहुत ट्रैवल होता है, बट वो कहीं से कंपेयर नहीं हो सकता। बट फिर भी इट हैड टू वर्क दैट वे। या लेकिन बट हाँ, सोसाइटी वर्क्स दैट वे। रियलाइज करना भी एक बहुत बड़ी चीज है ना, कि मतलब
you're realizing and you are, figuring it out कि हाँ, if this is something I need to work on, so that's fine. But yeah, so जो पार्टनरशिप का एलिमेंट है वो दोनों साइड से ही होना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर खैर हाँ एक और चीज ये भी होती है कि अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट ऑफ अस गर्ल्स, हम लोग शायद इतना सप्रेस्ड होके हमें बड़ा किया जाता है कि वो हमें लगता है कि शायद यू नो आई मीन शायद एक बिटर बात होगी, बट एक बिटर रियलिटी है कि हमें लगता है कि उस पार्टनरशिप में ज्यादा रिसीविंग एंड पर हम होने चाहिए, हाँ, क्योंकि हमें वो हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी पहले। नहीं मिलती। पता है कि ये आपने बात की तो मुझे एक बात और याद आई कि हम ब्रॉट अप इस तरह से होते हैं। मैंने भी एक दफा बीच में जिक्र किया कि हम ब्रॉट अप इस तरह से हुए होते हैं। लकीली माय पेरेंट्स, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी हमें इस तरह ब्रॉट अप नहीं किया कि मेरा एक इकलौता भाई है तो वो आंखों का तारा होगा। नेवर एवर। ऑल ऑफ अस सिक्स वर इक्वल एट होम। मेरा भाई अपने नाश्ता खुद बना लेता है, अपने कपड़े खुद इस्त्री करता है, अपने करता है। ठीक है, अभी उसकी शादी रिसेंटली हुई है, लेकिन शादी से पहले भी उसे ऑफिस जाना होता था। हम अगर पांचों बहनें और अम्मा घर में हैं तब भी वो उठेगा, अपना नाश्ता खुद बनाएगा, हम में से किसी को उठाने की जरूरत नहीं है उसकी। वो अपना खुद बनाएगा और चला जाएगा। मुझे शुरू शुरू में तो हमारे घर में ये नॉर्मल है, हमें तो कभी ये लगा ही नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। एंड आई गॉट मैरिड and then I started hearing stories and then I realized like, oh my god, मेरे घर में तो कोई अलग ही लेवल का हिसाब किताब है। ठीक है, मतलब अगर बर्तन रखे हुए हैं तो मेरे अब्बा अगर खड़े हैं तो वो भी अपनी प्लेट धो के रख देंगे। नॉट अ बिग डील। मेरे अब्बा अम्मा के साथ कपड़े की मशीन लगवा लेंगे धोने की। नॉट अ बिग डील। हमारी छुट्टियां होती थी कभी स्कूल की, जब मेरी और मैं और मेरा भाई, हम एज मतलब 1-1.5 साल का फर्क है, तो मासी नहीं आई, मामा की तबीयत सही नहीं है, कोई मसला नहीं, तो हमने झाड़ू पोछा भी कर दिया। भाई ने और मैंने मिलकर, मैंने झाड़ू लगाया, उसने पोछा लगा दिया। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन आवर हाउस। तो हम लोग ना उस तरह से ब्रॉटअप ही नहीं हुए अपने घर में। हमारे पेरेंट्स ने हमें एक जैसा रखा हमेशा से। भले मैं लोगों की कहानियां सुनती हूँ कि उनके यहाँ ये होता है कि अगर खाना बनाए तो सबसे अच्छी बोटी बेटे के लिए उठा के रख दी जाएगी। दिस एग्जैक्टली। वाज, इट नेवर हैपेंड विद मी, तो आई कैन नॉट रिलेट टू इट। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं हाँ। बहुत ही कोई उस तरह की फैमिली से, मेरे पेरेंट्स भी बहुत टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों में कभी भी इस तरह का नहीं किया। उन्होंने सबको एक बराबर, एक जैसा और सबको बराबर ही रखा है हमेशा, हर तरह से, काम के हवाले से भी और सोच के हवाले से भी, पढ़ाई लिखाई के हवाले से भी। जब किसी ने नहीं पढ़ना तो किसी ने नहीं पढ़ना, जब पढ़ना है तो सबने पढ़ना वाली सिचुएशन है। तो वो इस तरह का था। कभी ये नहीं हुआ कि मैं बड़ी हूं तो मेरे साथ ज्यादा होगा, या भाई इकलौता है तो उसके साथ होगा, या बाकी बहनें छोटी हैं तो इट नेवर लाइक दैट। तो ये एक चीज बहुत, या पेरेंट्स से सीखते हैं, जो मैं पहले भी बात करी थी कि जो आपके पेरेंट्स का सिखाया हुआ होता है ना, जिस जिंदगी में आप बचपन से रहे होते हैं, आप वही चीज अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं। यू नेवर, मतलब आप ऑब्वियसली लर्न डी लर्न करते रहते हैं विद लाइफ, बट हाँ। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वहीं से आ रहा होता है। हाँ, लेकिन आपके बेसिक्स वहीं से ऑब्वियसली रूट करते हैं, उसके बाद फिर आप वो लर्निंग और अनलर्निंग तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है। ओके, यू स्टार्ट रैपिंग इट अप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई एम श्योर जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट देखी है अभी तक दे वुड लव टू सी कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेल दोज पीपल जो अभी अपनी फैमिली में कोई साइकिल ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वी ऑल नो, जिसने भी ये किया है, कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ। यू फील द मोस्ट अलोन पर्सन इन द वर्ल्ड, बिकॉज आप एक जंग अकेले लड़ रहे होते हैं, और उस टाइम पे आपको सभी मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और आपके अंदर ये एनर्जी भी नहीं होती कि आप एक्सप्लेन करें। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल दोज गर्ल्स जो ये करने की कोशिश कर रही हैं? हारना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू मेक इट, कंसिस्टेंसी इज द की वाली सिचुएशन है यहाँ पे। मैं भी अगर अपनी अब्बा की बातों में आ जाती कि मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ये भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप नहीं करूंगा, कहीं छोड़ के नहीं आऊंगा, कुछ करना, मैं डर जाती। और मैं कहती कि नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेले कैसे मैं कभी उससे पहले अकेले नहीं गई थी कई बार, बसेस से ट्रैवल करना तो दूर की बात है। या ये सोचती कि हाउ विल आई मेक मनी। बट आई थॉट के यार कोशिश तो करके देख लेते हैं ना, कोशिश तो कर ही सकते हैं, बाकी देखा जाएगा। फिर ये हुआ कि कभी मैं लेट होती थी तो अब्बा यूनिवर्सिटी से पिक करने भी आ जाते थे, कभी आधे रास्ते पे भी पिक करने आ जाते थे। तो योर पेरेंट्स डज दैट फॉर यू। मतलब ही वॉज कंसर्न फॉर मी कि अच्छा, उनके दिमाग में ये था कि यार इतनी सारी मेरी बेटियां हैं, मैं सबको पढ़ाऊंगा, सबकी शादियां करना आसान नहीं है, और ही वॉज एजिंग। ये आज से 10 साल पहले की बात है, अब तो माशाल्लाह अब और ही एजड हो गए लेकिन अब भी, अब सिर्फ मैं ही शादीशुदा हूँ अकेली। अभी मेरी 4 बहनें हैं जो पढ़ रही हैं।
नाउ ही इज नॉट वरीड दैट मच. सारी वरी उनकी उस जमाने में निकल गई. तो you have to be consistent. If you decide something, you have to do something वाली सिचुएशन है. होना ना होना तो आप अल्लाह पे छोड़ दें. बाजू का चीजें आपके हक में बेहतर नहीं होती तो वो नहीं होती, लेकिन आप कोशिश करके देख सकते हैं. हो सकता है कि उस कोशिश में कोई और रास्ता बन जाए, आप कुछ और बेहतर कर ले. क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड यूनिवर्सिटी आई नेवर न्यू कि आई बी डूइंग जर्नलिज्म. मेरा एडमिशन किसी और डिपार्टमेंट में हुआ था, मैंने ट्रांसफर करके मास कम्युनिकेशन में लिया. तो शुरू में तो आई वाज नॉट इवन इन माय माइंड कि मैं मीडिया ही करूंगी. तो वो जर्नी आपकी खुद ही रास्ता बनता जाता है, फिर आप चीजें करते जाते हैं. जब मैंने शादी की थी मुझे लगता था मैं कभी दोबारा नौकरी नहीं कर सकूंगी, बट फिर कोविड आ गया, सिचुएशन वर्क फ्रॉम होम की बन गई. देन आई स्टार्टेड वर्किंग, देन आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग. तो वो आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी नीयत साफ होती है ना, आप कुछ करना चाहते हैं, तो रास्ता आपका बनता जाता है खुद ही खुद ही. आप राइट लेफ्ट कॉर्नर करके पहुंचते हैं उसी गोल चक्कर पे ही है जिधर आपने पहुंचना है. So you have to be very consistent in what you want to do and you have to do hard work. बहुत मुश्किल होता है हर चीज. कभी कभी आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, लेकिन आपके फ्रेंड्स होते हैं आपके साथ, आपके कुछ कजन्स होते हैं जो आपको समझते हैं. एंड देन हाउ इट वर्क्स. सो दैट इज दैट इज नेसेसरी. क्योंकि बाज़ औक़ात आपके बहन भाई जैसे मेरे बहुत छोटे थे, आपके पेरेंट्स नहीं समझते, या मेरे उस वक्त मतलब मेरे हस्बैंड जो इस वक्त थे मेरे साथ, तो वो नहीं समझ रहे होते थे. लेकिन आपके दोस्त होते हैं जो आपकी सेम मेंटल लेवल पे होते हैं, वो आपकी बात समझ जाते हैं बाज़ औक़ात. तो आप उनसे जाके शेयर कर लें, उनसे अपना दिल हल्का कर लें. अकेले डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच. सो बेसिकली बस इस सोच के साथ चलें कि दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मुश्किल होगा You have to बट be positive इवेंचुअली. about yourself. आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपने ही करना है. You have to be positive about your life. नेगेटिविटी के साथ आप नहीं आगे बढ़ सकते जिंदगी में. और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली जो आपने अपने True, कंधों पे true, उठाई है. सो इट्स true. going to be hard but going to be worth it. Like I'm Yeah. sure it must be. आपको बहुत खुशी होती होगी ये देख के कि अब एमफिल एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, उससे पहले शादी का कोई कॉन्सेप्ट True नहीं है. that. Recently मतलब ये है. और ये एक अभी रिसेंटली हम शादी पे थे, मेरी बहन बैठी हुई थी और किसी ने क्वेश्चन किया कि अब इसके लिए रिश्ता ढूंढ लो. तो मैंने कहा उसका एमफिल ही नहीं हुआ अभी तक, तो कैसे ढूंढ लें. जोक, but now this had been established in the house. Yeah, I mean that's something very huge. Thank you so much, Yusra, for coming and sharing your story with us. I'm sure it will help a lot of people जो कहीं ना कहीं अभी stuck हैं कि वो कैसे continue करें. But I'm sure कि this is going to give them hope to keep doing what they're trying to do. Thank you so much, guys, for listening and watching our podcast. See you soon in another episode. Thank you. Thank you.